सो और नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सिंबल देखो, पहला फैक्टर क्या पढ़ा था हमने कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इक्वेशन नंबर 1, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इक्वेशन नंबर 2, तो अगर इन दोनों कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली हो जाएगा लेंथ से और इनवर्सली हो जाएगा एरिया से। फाइन। अब पता ही है आपको, अगर प्रोपोर्शनलिटी से हटाना है, इक्वल टू लिखना है, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे रो है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है रो का। क्या सिंबल? रो का, जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की तरह यूज़ हुआ है। मतलब इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज़ रो, जिसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर यहाँ से हम रो का फॉर्मूला बना लें तो साइड चेंज कर लो, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ की हमने वही रेजिस्टिविटी है, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, अब इसका SI यूनिट देखो। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम्स, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का मीटर। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या बना? यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या यूनिट बना? ओम मीटर। मीन्स रेजिस्टिविटी का SI यूनिट, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स। रेजिस्टिविटी क्या है? ओम्स मीटर। डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पे हम एक केस एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमने ऐसा कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वाला कंडक्टर लिया है हमने। तो अगर इस फॉर्मूले में लेंथ को 1 और एरिया को भी 1 पुट कर दोगे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएगा। अगर आर को 1, ए को 1 और एल को भी 1 पुट कर दोगे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आ गया इक्वल। तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के बराबर होता है, हमेशा नहीं। कब? जब हमने ऐसा कंडक्टर लिया हो जिसका लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। रेजिस्टेंस इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, नॉट ऑलवेज इक्वल। रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, लेकिन रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। कब? जब हमने लेंथ 1 मीटर लिया हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया हो। मतलब फॉर सच अ कंडक्टर जिसका यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया हो, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होगा। ठीक है, फाइन। देखते हैं कैसे आ रहा है इक्वल। देखो ये पूरा डेरिवेशन है रेजिस्टिविटी का और अल्टीमेटली ये डेफिनेशन है, दिस वन। The resistivity of a substance is numerically equal to its resistance, numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section.
तो सिंपल भाषा में वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा कंडक्टर लिया हो हमने जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो फॉर सच अ कंडक्टर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इक्वल नहीं होता है। कब इक्वल होगा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस? जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब हमने ऐसा एक स्पेशल कंडक्टर लिया है जिसका यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया हो, तो उस केस में रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। ठीक है, यूनिट तो हमने देख लिया, ओम्स मीटर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम्स मीटर, वो तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ और थिकनेस पे यानी एरिया पे नहीं डिपेंड करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है टू नोट। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, वो सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा था, जबकि रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे यानी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे, मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, किससे बना है वो, और टेम्परेचर पे। ठीक है, फाइन। ये टेबल देखोगे तो यहाँ कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के रेजिस्टिविटी दी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब रूम टेम्परेचर मान लो, रूम टेम्परेचर पे सबकी रेजिस्टिविटी है। देख सकते हो कंडक्टर्स में जो सिल्वर है, जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी कम है, 10⁻⁸। ठीक है, वही अगर आप एलॉयज़ की देखो, नाइक्रोम की, कॉन्स्टेंटिन की, मैंगनीन की, तो काफ़ी हाई रेजिस्टिविटी दिखेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे ये 1.6 × 10 पावर था, यहाँ पे 44, 49, 110। तो देख सकते हो कि एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी हाई होती है, एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू मेटल्स जनरली। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर्स हैं एंड देन इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखोगे तो उसमें जो 10 के पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इन्फिनिटली हाई होती है, इतनी हाई कि वो कंडक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एक और बात जान लो, कंडक्टेंस हाई क्लास में आएगा ये, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स हैं। कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस होता है, या रेजिस्टेंस 1/कंडक्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी उल्टा होता है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम कंडक्टिविटी। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड है एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टेबल में हम कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के रेजिस्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूज़न ये है कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है कंपेरेटिवली टू एलॉयज़। एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी एज़ कम्पेयर टू मेटल्स ज़्यादा है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटली हाई। ठीक है, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, लेकिन फिर भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉस्ट कम होता है, सिल्वर एक्सपेंस की वजह से काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर। वैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी बेस्ट है, तो अगर कंडक्टिविटी के हिसाब से यूज़ करना हो तो सिल्वर यूज़ करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंस कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं हम। उनकी भी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, सिल्वर जितना नहीं, सिल्वर से कम होता है, पर ठीक होता है, यूज़ कर सकते हैं, और वो अफोर्डेबल भी होते हैं। ठीक है,
फिर ये तो कंक्लूजन देख लिया आपने। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, और इसीलिए जहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस कराना हो वहाँ पे हम एलॉयज यूज़ करते हैं। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो। और जहाँ पे कंडक्शन कराना हो, हीट नहीं प्रोड्यूस कराना हो, हीट डिज़ायरेबल नहीं हो, वहाँ पे हम मेटल्स यूज़ करेंगे, कंडक्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है, देख सकते हो। जो मैंगनीन होता है, मैंगनीन, 3 एलॉयज पढ़े थे ना हमने, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन। मैंगनीन है कॉपर, मैंगनीज और निकल का एलॉय। उसकी रेजिस्टिविटी प्योर कॉपर से लगभग 25 टाइम्स होती है। ठीक है, मैंगनीन की रेजिस्टिविटी प्योर कॉपर से 25 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर कॉन्स्टेंटन की को कंपेयर करो, कॉन्स्टेंटन जो कि कॉपर और निकल का एलॉय है, उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से 30 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो ये जो एलॉयज़ हैं इनकी रेजिस्टिविटी जिन मेटल से ये मिल के बनते हैं, जो इनके कंपोनेंट्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। एलॉयज़ हैं ये, तो रेजिस्टिविटी हाई ही होगी। तो ये सिंपल कंपैरिजन है। ठीक है, मैंगनीन ले लो या कॉन्स्टेंटन ले लो, इनकी रेजिस्टिविटी कॉपर से कंपेयर किया हमने, लगभग 25-30 गुना ज़्यादा है। ओके, तो जहाँ पे भी हमें हीट प्रोड्यूस कराना होगा वहाँ पे हम एलॉयज़ यूज़ करेंगे, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट को हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे कंडक्शन कराना होगा वहाँ पे मेटल्स यूज़ करेंगे जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी हो, जो हीट प्रोड्यूस नहीं करते हो ज़्यादा। फाइन। फिर जो फॉर्मूला ड्राइव किया हमने रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपन एल, उसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। वीडियो पॉज करके ये न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, इजी न्यूमेरिकल्स हैं। और अगर प्रॉब्लम हो तो इनको हम अलग से करेंगे। ठीक है।